CDP क्लास 41। देखिए एक बार क्वेश्चन है, इट इज इंपॉर्टेंट टू, ये जो 12 से पहले क्वेश्चन थे लास्ट सेशन में किए थे हमने जब नेटवर्क इशू हुआ था, इट इज इंपॉर्टेंट टू अप्रिशिएट चिल्ड्रंस वर्क रेदर देन क्रिटिसाइज इट, दिस स्टेटमेंट इज, मतलब कि ये कुछ क्वेश्चन अच्छे मिलेंगे आपको इसमें कि हम बजाय कि बच्चों के काम को क्रिटिसाइज करें, उसकी आलोचना करें, उससे अच्छा है कि हम उसको एप्रिशिएट करें, उनके काम की क्या करें, प्रशंसा करें कि जैसा भी किया हो कि हाँ वेरी गुड, अभी और अच्छा कर सकते हो। क्यों करना चाहिए ऐसा, ये एक चीज हमसे पूछी है। पहला ऑप्शन है करेक्ट, बिकॉज नो पेरेंट कैन कंप्लेन टू द टीचर दैट शी स्कॉल्डेड हर चाइल्ड। मतलब ये बात इसलिए सही है क्योंकि पेरेंट्स ये नहीं कह पाएंगे कि आपने क्यों डांटा बच्चे को, क्योंकि आप डांटते ही नहीं है किसी को, या फिर इनकरेक्ट है ये बात क्योंकि अप्रिशिएशन से बच्चे बिगड़ जाते हैं तारीफ से, या फिर इनकरेक्ट सिंस चिल्ड्रन कैन इंप्रूव देयर वर्क ओनली व्हेन अडल्ट्स क्रिटिसाइज इट, मतलब क्रिटिसिज्म से ही हम अच्छे होते हैं, ये कहना चाहते हैं। या फिर करेक्ट है इसलिए क्योंकि इट हेल्प्स टू फोस्टर क्रिएटिविटी इन चिल्ड्रन, यानी बच्चों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देती है ये चीज। बताइए एक बार। ग्रेट, तो आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन, करेक्ट, सिंस इट हेल्प्स टू फोस्टर क्रिएटिविटी इन चिल्ड्रन, बच्चों में सृजनात्मकता को प्रोत्साहन मिलता है इस बात से, जब आप उनको अप्रिशिएट करते हैं जो उन्होंने किया है, वो आगे के लिए और प्रोत्साहित होते हैं कि कुछ और नया करने की कोशिश करेंगे, कुछ और ओरिजिनल करने की कोशिश करेंगे, कुछ और अच्छा करने की कोशिश करेंगे, कुछ और इंडिपेंडेंटली करने की कोशिश करेंगे। तो एप्रिशिएशन इज गुड, उससे क्या होगा, सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी बच्चे की, उसका खुद पर विश्वास आएगा, वो आगे इनिशिएटिव लेना चाहेगा। एज अ मिडिल स्कूल साइंस टीचर, आप एक मिडिल स्कूल साइंस टीचर हैं, 6th to 8th 10th में कहीं हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी योर मोस्ट प्रेफर्ड मेथड, सबसे बेहतरीन मेथड आप किसको मानेंगे इन चार ऑप्शंस में से, यदि आप एक माध्यमिक विद्यालय के मतलब 6th to 8th का ही कहेंगे साइंस टीचर हैं। पहला ऑप्शन है डिक्टेटिंग आंसर्स टू द क्वेश्चंस इन द टेक्स्ट बुक, मतलब पाठ्य पुस्तकों के जो प्रश्न हैं उनको डिक्टेट करा देंगे, बस उत्तर और प्रश्न उत्तर लिखवा देंगे। या फिर आस्किंग ब्राइट चिल्ड्रन टू राइट आंसर्स टू द क्वेश्चंस इन द टेक्स्ट बुक एंड डिक्टेट देम टू द क्लास, जो ब्राइट बच्चे हैं उनको कहेंगे एक काम करो, आंसर्स लिख लो और पूरी क्लास को लिखवा दो। या फिर कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स एंड डूइंग प्रोजेक्ट्स, मतलब कुछ ग्रुप वर्क करने को कहेंगे, कुछ परियोजना बनाने के लिए कहेंगे, उनको कुछ एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के लिए कहेंगे, या फिर बच्चों को सिर्फ चैप्टर पढ़वा देंगे। ऑब्वियस सी बात है, बात साइंस की है, और वैसे भी जिसमें बच्चे एक्टिव हों वो बेस्ट टास्क है, यानी बच्चे को आप क्या कहेंगे, एक्सपेरिमेंट करने की आजादी देंगे, ग्रुप बना करके कुछ प्रोजेक्ट वर्क करने की आजादी देंगे, जिससे बच्चा बेहतर हो सके। स्पेशली साइंस है तो एक्सपेरिमेंटेशन बढ़ेगा, एक्सप्लोरेशन बढ़ेगा बच्चे के अंदर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेस्पाइट गिविंग स्टार्स फॉर एवरी वर्क, हर काम के लिए आप स्टार दें। वो देखा होगा आपने, क्लासरूम में एक चार्ट भी बना रहता है जिसमें स्टार्स होते हैं, इतने स्टार मिल गए, इतने स्टार मिल गए इस चीज के लिए, है ना। तो स्टार्स देने की जगह हर बात के लिए क्या करना सही रहेगा। आवर टीचर फाइंड्स दैट द स्टूडेंट्स आर नॉट मोटिवेटेड टू लर्न, बच्चे ने देखा कि स्टार देने के बावजूद भी आप क्या दे रहे हैं, स्टार दे रहे हैं। बच्चा कुछ करता है, 2 स्टार दे दिए, 3 स्टार दे दिए, बच्चे मोटिवेटेड नहीं है काम करने के लिए। इसका रीजन क्या हो सकता है कि वो स्टार देने के बाद भी, रिवॉर्ड देने के बाद भी मोटिवेटेड फील नहीं कर रहे काम करने के लिए। एसएसटी के नोट्स मत ढूंढिए, एनसीईआरटी पढ़िए एसएसटी की, है ना। बहुत बढ़िया उषा जी। चलिए फिर बताइए एक बार आंसर क्या होगा। नोटिफिकेशन नहीं गया होगा, आई नो। द टीचर इज नॉट गिविंग डिफरेंट कलर्ड स्टार्स, क्योंकि डिफरेंट कलर के स्टार नहीं दिए जा रहे, एप्रोप्रिएट स्टार नहीं मिल रहे बच्चों को, इनकैपेबल हैं बच्चे सीखने के प्रति, या फिर रिवॉर्ड्स अलोन कैन नॉट एंश्योर इंटरेस्ट इन लॉन्ग टर्म लर्निंग। ये बात बिल्कुल पक्की है कि आप हो सकता है 6 दिन बच्चों को या 6 महीने बच्चों को आकर्षित कर लें रिवॉर्ड्स के माध्यम से कि ये क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन सही करोगे तो इतने का रिवॉर्ड मिलेगा, बट ये लॉन्ग टर्म में काम नहीं करता, लंबी रेस का घोड़ा नहीं बनाता बच्चों को। लर्निंग के लिए बहुत अच्छी चीज नहीं है। लॉन्ग टर्म में आपको उस काम में मजा आना चाहिए, नहीं तो एक टाइम के बाद जब आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा, वहां से मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो आप भाग लेंगे, उसको सीखना नहीं चाहेंगे। तो आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन, कि सिर्फ स्टार्स इनफ नहीं है, बच्चे के रियल मोटिवेशन के लिए उसका इंटरेस्ट होना जरूरी है। What roles does socio-cultural context play in learning? Socio-cultural context यानी सामाजिक सांस्कृतिक जो संदर्भ है, भाई समाज और संस्कृति के बीच में रहता है बच्चा, तो उससे कनेक्ट करके हम कुछ कुछ चीजें सिखाते हैं। तो इसका रोल क्या है लर्निंग में, अधिगम में, ये कैसा रोल प्ले करता है सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश। एक इनसिग्निफिकेंट रोल, यानी असार्थक है, कोई
सार्थकता नहीं है इसकी, इट इज नॉट रिलेटेड टू लर्निंग, लर्निंग से जुड़ा हुआ ही नहीं है, या फिर इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन लर्निंग, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है अधिगम के अंदर, या फिर नन एट ऑल। तो ये हम जानते हैं वाइगोस्की ने भी अपनी थ्योरी का नाम क्या दिया है, सोशियो कल्चरल अप्रोच, जिसमें वो ये कहते हैं समाज और संस्कृति से बच्चा अपने संज्ञान, अपनी समझ का निर्माण करता है, अपने ज्ञान का निर्माण करता है, यानी समाज और संस्कृति बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन लर्निंग, समाज और संस्कृति का बहुत ही अहम भूमिका है बहुत ही सीखने की प्रक्रिया में, क्योंकि आप अपने समाज से सीख रहे हैं, चाहे वो इतिहास के बारे में हो, आप अपनी दादी नानी से कहानियां भी सुन सकते हैं, सिक्के देख सकते हैं, आसपास की परिवेश को देख सकते हैं, एक समझ बना सकते हैं, एक सांस्कृतिक समझ बनेगी, आपकी संस्कृति कैसी चली आ रही है, किताबों से बने, चाहे बाकी चीजों से बने, रेडियो से बने, टीवी से बने, बेसिकली सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य बहुत हेल्प करता है हमें लर्निंग के लिए, यानी अधिगम के लिए। हम अपने समाज और संस्कृति से सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what the child learns, how well she learns it and how she is able to apply that learning to various situations depends on, मतलब बच्चा क्या सीखेगा, कितना अच्छा सीखेगा और कितना बेहतर तरीके से वो अलग अलग सिचुएशन में इस सीखे हुए ज्ञान को अप्लाई करने के लायक होगा, ये बात किस पर निर्भर करेगी, बता दीजिए एक बार। जय माता दी। क्या हुआ मिनी मोनिका? आंसर कीजिए फटाफट से और लाइक शेयर कर दीजिए। थोड़ा आज आप लोग कम संख्या में पहुंचे हैं क्योंकि नोटिफिकेशन बिल्कुल नहीं गया होगा, मैंने जस्ट एंड मोमेंट पे लगाया है इवेंट। अपॉर्चुनिटीज द टीचर प्रोवाइड्स फॉर मेमोराइजेशन एंड रिकॉल, मतलब बच्चा कितने अच्छे से सीखेगा, कितने बेहतर तरीके से नई सिचुएशन में उस सीखे हुए ज्ञान को अप्लाई कर पाएगा, ये बात डिपेंड करती है बच्चे के मेमोराइजेशन पर, या फिर बच्चे के पेरेंट्स का कैसा इंटेलिजेंस है, या फिर हाउ वेल द स्कूल गिव्स रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट, कितना बेहतर तरीके से स्कूल रिवॉर्ड और पनिशमेंट दे पाता है, या फिर अपॉर्चुनिटीज शी हैज टू ऑब्जर्व एंड इंटरेक्ट विद ऑब्जेक्ट्स एंड पीपल। बताइए क्या करें? ऑब्वियस सी बात है, बच्चे को जितना मौका मिलेगा रियल लाइफ से कनेक्ट करने का, सिर्फ रिवॉर्ड पनिशमेंट से नहीं चलेगा, ऑब्जर्व करने का, अवलोकन करने का, एक्सपेरिमेंट करने का, एक्टिविटी करने का, उतना बेहतर, उतनी परमानेंट उसकी लर्निंग होगी। इसलिए आंसर इसका डी हो जाएगा, सिंपल बात। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, यानी इनमें से कौन सा एक कथन जो है वो सही साबित होगा आपके अनुसार। तो बताइए कौन सा करेक्ट होगा। यहां इनकरेक्ट भी लिख सकता था चुपके से, तो आपका नंबर चला जाता है, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। करेक्ट पूछा है, यानी सही या ठीक कथन कौन सा है चार ऑप्शंस में से। पहला ऑप्शन है, चाइल्डहुड इज अ हैप्पी पीरियड फॉर ऑल चिल्ड्रन, सभी बच्चों के लिए एक बहुत ही प्यारा सा समय होता है, चाइल्डहुड कहते हैं जिसको हम। या फिर अभिषेक राय फ्रॉम इलाहाबाद, बहुत बढ़िया। या फिर सेकंड ऑप्शन, बहुत बढ़िया, हाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ये कुछ। इसके बाद नेक्स्ट है, चिल्ड्रन आर लाइक अडल्ट्स इन देयर थिंकिंग, बच्चे बड़ों की तरह ही सोचते हैं। या फिर चिल्ड्रन आर इविल क्रीचर्स, यानी बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं बच्चे। या फिर चाइल्डहुड इज एक्सपीरियंस्ड डिफरेंटली इन चिल्ड्रन इन डिफरेंट सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। बिल्कुल बात सही है, अलग अलग समाज और संस्कृतियों के बच्चों का जो अनुभव होगा वो अलग होगा। ठीक है यहां तक की बात? तो आंसर होगा डी ऑप्शन, जो चाइल्डहुड है, चाइल्डहुड इज एक्सपीरियंस डिफरेंटली बाय चिल्ड्रन इन डिफरेंट। भाई अगर कोई आदिवासी परिवार में जन्मा है या उस समाज और संस्कृति में जन्मा है तो वो क्या होगा, उस तरीके से एक ट्राइबल फॉर्म में उसका समाज और संस्कृति और उसकी लर्निंग होगी, उसका चाइल्डहुड उस तरीके के एक्सपीरियंसेस होंगे। कोई किसी गांव में है उसका उस तरीके से होगा, नॉर्थ इंडिया में है तो अलग तरीके से होगा, अलग किसी देश में है तो अलग तरीके से होगा। तो समाज और संस्कृति का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा कि किस तरीके का अनुभव मिला बचपन में। जरूरी नहीं है सभी के लिए ही हैप्पी हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इंडिविजुअल डिफरेंसेस कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले बिटवीन द हेरिडिटी फैक्टर्स एंड द जीन्स। हेरिडिटी और जीन्स के बीच में इंटरेक्शन है, डेवलपमेंट, जेनेटिक मेकअप के इनबॉर्न कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर एनवायरमेंट। आंसर कीजिएगा, सिंपल सी बात है, हेरिडिटी और एनवायरमेंट के जीन्स, ये जेनेटिक मेकअप, इनबॉर्न कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब हेरिडिटी का ही हिस्सा है, आनुवांशिकता का ही हिस्सा है जिसको लेकर के आपने जन्म लिया है। इसमें आपके जीन्स, क्रोमोसोम्स, ये सब चीजें इंक्लूडेड हैं। आपके इनबॉर्न कैरेक्टरिस्टिक्स इसी में आ जाएंगे। तो पर्यावरण और वंशानुगत कारकों का ही प्रोडक्ट हैं आप एक तरीके से। डेवलपमेंट बराबर हेरिडिटी इनटू एनवायरमेंट, वुडवर्थ ऐसा मानते हैं कि दोनों की बराबर की वैल्यू है, बराबर की इंपॉर्टेंस है। विकास में आनुवांशिकता और वातावरण दोनों महत्वपूर्ण हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ दीज डज नॉट प्ले अ रोल इन सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, यानी बच्चों के सामाजिकरण मतलब जो हम समाज में रहते हैं उसके नियम सीखते हैं बच्चे, कुछ वैल्यूज सीखते हैं। ये जो सामाजिकरण की प्रक्रिया है इसमें कौन सा एक फैक्टर अपनी भूमिका नहीं निभाता, नहीं है इंक्लूडेड सोशलाइजेशन की प्रोसेस में? नॉट पूछा है तो उस ही हिसाब से आप आंसर देंगे। बताइए एक बार। बहुत बढ़िया फातिमा, आंसर कीजिए। सी ऑप्शन, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्कुल बात सही है। अब कोई बिल्डिंग है अगर, तो उस बिल्डिंग से थोड़ी सोशलाइजेशन है, अगर लोग ना हो तो उसमें कौन सा सोशलाइजेशन है ना। स्कूल खाली पड़ा हुआ है आज के टाइम पे, क्या सोशलाइजेशन? कुछ नहीं। तो लोगों से होगा सोशलाइजेशन, जहां लोग किसी भी फॉर्म में इन्वॉल्व होंगे। खाली फिजिकल स्ट्रक्चर से, दीवारों से थोड़ी सोशलाइजेशन होगा। तो स्कूल से होगा क्योंकि वहां लोग हैं, फैमिली से होगा, मीडिया के थ्रू भी कुछ एक बात पहुंचाई जा रही है अपनी। बिल्डिंग थोड़ी बोलती है, दीवारें थोड़ी ना बोलती हैं, कान होते हैं बस दीवारों के, तो है ना। खैर ये बात भी हमने सुनी ही है, होते हैं कि नहीं होते ये नहीं पता। आगे बढ़ेंगे। आ चाइल्ड फोकसेस ऑन वन एस्पेक्ट ऑफ अ सिचुएशन एंड इग्नोर्स द अदर्स, दिस इज ड्यू टू। एक बच्चा है जो एक पक्ष को इग्नोर कर देता है, एक सिचुएशन में एक पक्ष को अनदेखा कर देता है, ये किस वजह से है? और सिर्फ एक ही पक्ष पे फोकस है। मान लीजिए ये एक बॉक्स है तो इसकी हाइट पे ही फोकस है, चौड़ाई को वो नहीं देख पाता, हालांकि ये स्क्वायर बन गया है बट फिर भी आप मान लीजिएगा। तो ये किस कारण से होगा? इधर तो ध्यान है इसकी ऊंचाई पे लेकिन चौड़ाई पे ध्यान नहीं है, क्या होगा? ये एक ही जगह पर फोकस क्यों डाले हुए है बच्चा, ये बताइए, बताओ एक बार। आंसर होगा क्या यार? नहीं, सिंबॉलिक थिंकिंग होता है, सिंबल्स के थ्रू सीखना। ये फॉर एप्पल सीख रहे हो, ये हुआ सिंबॉलिक, तो है ना। ये क्या है? ईगोसेंट्रिक बिहेवियर है, आत्म केंद्रित व्यवहार है कि बच्चा सिर्फ एक ही चीज पर फोकस करता है, सेल्फ सेंटर्ड है, बाकी एस्पेक्ट एक सिचुएशन के नहीं देख पाता, एक परिप्रेक्ष्य के बाकी एस्पेक्ट नहीं देख पाता। जैसे जब आप गुस्से में होते हैं तो जनरली आप ईगोसेंट्रिक हो जाते हैं, आप खुद को ही सेंटर में रख के या किसी एक ही पक्ष को देख करके बस बोल करके और निकल लेते हैं। उस केस में क्या चीज है कि आप एक ही पक्ष देख पा रहे हैं। तो ईगोसेंट्रिक बिहेवियर की बात कौन करता है? जीन पियाजे, है ना, जिसमें हम सिर्फ खुद को ही सेंटर में रख के देखते हैं, या तो फिर दूसरे पक्ष को नहीं देख पाते। आगे बढ़ेंगे। हालांकि इसकी जो एज है वो 2 से 6 वर्ष है, जिसमें बच्चा ईगोसेंट्रिक बिहेवियर रखेगा, प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। आगे बढ़ेंगे। प्री कन्वेंशनल मॉरलिटी यानी कि पूर्व परंपरागत जो नैतिकता है, इसमें किस तरीके की नैतिकता पाई जाएगी, ये बता दीजिए। जी मोनिका, जल्दी ही नए क्वेश्चन आपको दिखेंगे, फिर आप दुखी होइएगा। आंसर कीजिए। प्री कन्वेंशनल मॉरलिटी में क्या होता है? तो रूल्स आर एक्सटर्नल टू दी सेल्फ, बाहर से रूल इंपोज किए जाते हैं। पूर्व परंपरागत मॉरलिटी में ये कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है वहां से ये क्वेश्चन है। और प्री कन्वेंशनल लेवल पहला लेवल है जिसमें बच्चा पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, म्यूचुअल एक्सचेंज यानी बाहरी तरीके से इम्पोज्ड है मॉरलिटी, उसके खुद के कोई अपने पर्सनल रूल नहीं है, वो पनिशमेंट से बचना चाहता है, बाहर के रूल्स को इसीलिए मानता है।